चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में परचेज से रिलेटेड बचे हुए ट्रांजैक्शन के बारे में। अभी तक 4 क्लासेस आपकी ली गई परचेज के ऊपर, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। आज परचेज के ऊपर की 5वीं क्लास है, पार्ट नंबर 5। तो जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 को देख रहे हैं वो सबसे पहले पार्ट 1, 2, 3, 4 को जा करके सीरियल से देख लें, फिर 5 को देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि जैसे जैसे पार्ट बढ़ा है जर्नल एंट्री पास करने के लेवल भी वैसे वैसे बढ़े हैं। इसलिए अगर आप लास्ट वाले पार्ट को देख रहे हैं तो इसका मतलब आप कहीं न कहीं परचेज से रिलेटेड जो टफ ट्रांजैक्शन है उनको आप देख रहे हैं डायरेक्ट। तो आप सबसे पहले पार्ट 1 में जाएं, जो इजी ट्रांजैक्शन है उसको देखें, फिर धीरे धीरे अपने स्टेप को बढ़ाएं और ईजिली आप पार्ट नंबर 5 तक आएँ, जिससे आपको सब कुछ समझ में भी आ जाए। तो चलिए पार्ट नंबर 5 में कौन कौन से ट्रांजैक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में आज आपके बीच में बात करते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे आप देखेंगे वो एकदम यूनिक दिखेंगे। ना तो वहाँ मेंशन होगा कि गुड्स है और ना ही मेंशन होगा कि एसेट है। कुछ टर्म्स होंगे, वहाँ से आपको कैच करना होगा कि ये एक्चुअल में है ही क्या चीज़। तो बड़े ही अच्छे अच्छे ट्रांजैक्शन हम आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा। ऐसे यूनिक ट्रांजैक्शन आपको दिखेंगे जो आपको लगेगा कि वाकई में मैंने कुछ सीखा है आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले वाले ट्रांजैक्शन से। पहला ट्रांजैक्शन है हमारा परचेज हॉर्स फॉर बिजनेस फॉर 1,50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। हॉर्स परचेज किया जा रहा है। अब स्टूडेंट क्या करेगा कि एंट्री पास करते समय सबसे पहले आप परचेज क्या कर रहे हैं, तो आंसर होगा हॉर्स। तो हॉर्स कहीं ना कहीं बिजनेस की एसेट है, क्योंकि आपको बताया गया कि गुड्स के अलावा जो भी चीज़ें आप परचेज करें आप उसको एसेट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, इसका डिसीजन लेने से पहले आप ये देखिए कि उसकी लाइफ मोर देन 12 मंथ है या नहीं है। अगर लाइफ मोर देन 12 मंथ है तो आप उसको एसेट बना लीजिए। तो अगर हम हॉर्स की बात करें तो हॉर्स नॉर्मली मोर देन 12 मंथ जिंदा रहेगा, चलेगा, तो ये हमारी एसेट के रूप में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो आपने हॉर्स को परचेज किया तो हॉर्स आपका एसेट है। बिजनेस के लिए परचेज किए हैं, कोई बात नहीं। कितने में परचेज किए? 1,50,000 में। और उसका पेमेंट आपने किया किस थ्रू? चेक के थ्रू। तो माने आपका कैश का बैलेंस न कम होके बैंक का बैलेंस कम होगा। और आपको बताया गया चाहे कैश का बैलेंस कम हो और चाहे बैंक का बैलेंस कम हो, दोनों ही आपका एसेट होता है। और अगर ये पैसा कम होता है तो क्रेडिट किया जाएगा, एसेट कम होने पे क्रेडिट किया जाता है। और दूसरी तरीके से देखें, रियल अकाउंट का रूल कहता है बिजनेस में एसेट आएगा तो डेबिट और बिजनेस के बाहर एसेट जाएगा तो क्रेडिट। यदि आप किसी से हॉर्स परचेज कर रहे हैं और उसको 1,50,000 का पेमेंट देंगे तो सोचिए 1,50,000 का पेमेंट आपके यहाँ से जाएगा कि आएगा, तो आंसर होगा जाएगा। तो मीन्स आउट करेगा, और आउट होने पे रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट करेंगे। तो आपका 1,50,000 से बैंक क्रेडिट हो जाएगा। क्वेश्चन बनता है डेबिट किसको करें? तो अभी हम बात करें तो हॉर्स हमारा डेबिट किया जाएगा। क्या डेबिट किया जाएगा? हॉर्स। क्यों? क्योंकि रियल अकाउंट में एसेट आता है और रियल का रूल कहता है बिजनेस में आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। आप हॉर्स को परचेज कर रहे हैं तो हॉर्स आपके बिजनेस में आएगा, इसलिए ये क्या किया जाएगा? तो आंसर होगा डेबिट किया जाएगा। क्लियर? लेकिन ध्यान रखिएगा, हॉर्स एक लिविंग पर्सन की तरह है, लिविंग थिंग्स है। अब बिजनेस में जितने भी एनिमल्स ले आए जाएंगे, चाहे वो हॉर्स हो, चाहे डॉग हो, चाहे कैट हो, कुछ भी हो, उनका नाम कभी भी आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। तो कहने का मतलब फिर हॉर्स नहीं रिकॉर्ड करना है? बिल्कुल सही। जितने भी एनिमल्स बिजनेस में यूज किए जाएंगे उन एनिमल्स का नाम जर्नल एंट्री पास करते समय नहीं लिखना है।
तो क्वेश्चन बनता है लिखेंगे किसको? तो सारे एनिमल को एक कॉमन नाम से रिकॉर्ड किया जाता है बिजनेस में, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइव स्टॉक। तो आप किसी भी एनिमल को बिजनेस के पर्पस से अगर परचेज करके लाते हैं तो उस एनिमल का नाम न लिख करके उसकी जगह पे लाइव स्टॉक का नाम लिखिएगा। कहने का मतलब हॉर्स को डेबिट न करके किसको डेबिट करिएगा? लाइव स्टॉक को डेबिट करिएगा। बस यही यूनिक है इस ट्रांजैक्शन का पार्ट। तो जनरल एंट्री पास करते समय डेबिट कौन होगा? तो आंसर होगा लाइव स्टॉक डेबिट होगा। तो एंट्री हो जाएगा लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट 1,50,000 से, और आपने पेमेंट किया है चेक से, तो आपका कैश का बैलेंस ना कम हो करके बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। तो टू बैंक अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग, क्या आपने परचेज किया? तो आंसर होगा हॉर्स परचेज किया। तो नरेशन में आप बताइए क्या आपने परचेज किया? तो बीइंग हॉर्स परचेज्ड फॉर बिजनेस पर्पज, फॉर बिजनेस पर्पज। आपने हॉर्स को बिजनेस पर्पज के लिए परचेज किया। ये आपकी एंट्री परचेज करने से रिलेटेड कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से कभी भी आप एंट्री अगर पास कर रहे हैं और आप देखें कि बिजनेस में यूज करने के लिए कुछ एनिमल परचेज करके ला जा रहे हैं, तो उस एनिमल्स का नाम न लिख करके लाइव स्टॉक का नाम लिख के एंट्री पास कर दीजिएगा। तो ये हमारा एंट्री पास हुआ हॉर्स के परचेज करने से रिलेटेड। इसको आप नोट करिए, फिर नेक्स्ट एंट्री को देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री देखिए क्या है। द हॉर्स डाई, हॉर्स मर गया। जो आपने एनिमल परचेज करके लाया था बिजनेस के लिए और वो मर गया। इट्स कार्केस वाज सोल्ड फॉर 10,000 एंड उस हॉर्स की डेड बॉडी को सेल कर दिया गया। मीन्स हॉर्स के मरने के बाद उसको जब सेल किया गया तो कितना पैसा मिला? 10,000। इसकी एंट्री पास करनी है। तो सोचिए एंट्री आप क्या पास करेंगे? तो आपके अकॉर्डिंग लग रहा है कि हमने हॉर्स को बेचा है, तो हमारा हॉर्स असेट था। हॉर्स हमारा असेट है जो कि बिजनेस में अब आएगा नहीं, बिजनेस से बाहर जाएगा, तो आउट होगा, तो क्रेडिट किया जाएगा। बट हॉर्स के नाम से नहीं, क्योंकि अभी आपको बताया गया कि एनिमल्स के लिए हम लोग लाइव स्टॉक वर्ड यूज करेंगे। तो मतलब ये हॉर्स क्रेडिट ना करके क्या क्रेडिट किया जाएगा? लाइव स्टॉक क्रेडिट किया जाएगा। ये आपकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग है, तो बिल्कुल सही भी आप सोच रहे हैं। लाइव स्टॉक आपका क्रेडिट होगा, बट क्वेश्चन बनता है कितने रुपए से? क्योंकि आपने हॉर्स को तो 10,000 में सेल किया, बट आपके यहां हॉर्स तो 1,50,000 में परचेज करके लाया गया था, है ना? 1,50,000 का ही था। क्रॉस चेक कर लीजिए कितने का था? 150। तो आपने 150 का परचेज करके लाया था। तो सोचिए 1,50,000 का आपने परचेज किया था और हॉर्स को सेल करके सिर्फ 10,000 मिल रहा है। तो मोस्टली स्टूडेंट के मन में क्या कन्फ्यूजन बनती है कि हम हॉर्स लाइव स्टॉक को क्रेडिट 1,50,000 से करें या फिर 10,000 से करें। ये आपको कन्फ्यूजन बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इससे आपको नहीं रिकॉर्ड करना है, ये तो सेल करने से मिलने वाला पैसा है। आप जरा ये सोचिए कि आपने जब हॉर्स परचेज किया था तो आपके बिजनेस की असेट 1,50,000 से बढ़ी थी, और आज वही हॉर्स आपका मर गया, तो आपकी वो असेट खत्म भी तो हो गई है कि नहीं? तो असेट डेबिट से बना था, आज वही असेट आपकी खत्म हो रही है, तो पूरे वैल्यू से खत्म होगी। तो मीन्स 1,50,000 से खत्म हो जाएगा। तो लाइव स्टॉक को क्रेडिट कितने रुपए से किया जाए? तो
तो आंसर होगा 1,50,000 से क्रेडिट किया जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्रेडिट कौन होगा उसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डेबिट किसको करें। तो सोचिए आपने सेल किया है तो ये 10,000 कहीं ना कहीं आपके पास आएगा। कुछ मेंशन नहीं किया है कि पेमेंट कैसे मिला, तो अंडरस्टूड है कैश में मिलेगा। कैश में मिलेगा तो कैश आपकी एसेट है, रियल अकाउंट में आएगा। और रियल का रूल है आएगा तो डेबिट एंड जाएगा तो क्रेडिट। तो सोचिए यहाँ पे कैश आपके बिजनेस में इन होगा कि आउट होगा, तो आंसर होगा इन होगा। इन होने की वजह से क्या होगा, तो आंसर होगा डेबिट होगा। तो डेबिट करेंगे 10,000 को एंड क्रेडिट करेंगे 1,50,000 को। बाकी कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो एंट्री जरा आप लिख के देखिए कैसे आपकी एंट्री शो हो रही है। तो एंट्री के रूप में लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 10,000 से, लाइव स्टॉक अकाउंट क्रेडिट 1,50,000 से। ये आपकी एंट्री है। बट आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। जितने अमाउंट से डेबिट होगा उतने अमाउंट से क्रेडिट भी होना चाहिए। अगर आप ये एंट्री पास करके छोड़ देंगे तो देखिए डेबिट 10 से हो रहा है बट क्रेडिट 1,50,000 से हो रहा है। तो डबल एंट्री सिस्टम तो अडॉप्ट ही नहीं हो पाया। तो ऐसे केस में क्या करें, तो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आइए। सोचिए 1,50,000 का आपने हॉर्स परचेज किया, हॉर्स मर जाता है और उसको बेच के सिर्फ 10,000 ही पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका घाटा भी तो लगा होगा उसके मरने की वजह से। कॉमन थिंकिंग है, उस घोड़े के मरने की वजह से आपको घाटा हुआ कि नहीं हुआ, तो आंसर होगा बिल्कुल हुआ। बट कितना, तो जितना आपको मिला उतना हटा दीजिए, बाकी सब तो घाटा ही है। इसका मतलब 1,50,000 का आपने हॉर्स परचेज जरूर किया था बट 10,000 रुपीज का आपका लॉस हो गया, सॉरी सेल करने से रिकवर हो गया। तो 1,40,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। और लॉस आता है आपका नॉमिनल अकाउंट में। किस अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल का रूल कहता है एक्सपेंस होगा तो डेबिट, लॉस होगा तो डेबिट। ये लॉस था इसलिए हम इसको डेबिट कर देंगे। क्वेश्चन बनेगा किस नाम से, तो आंसर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। तो एंट्री हो गया कैश अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लाइव स्टॉक अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग लिख करके आप चाहे तो यही पूरी लाइन लिख दीजिए, हॉर्स डाइड इट्स कॉर्पस वाज सोल्ड फॉर 10,000। यही पूरा आगे आप लिख दीजिए, वो आपका नरेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से बिजनेस में अगर कोई भी आप एनिमल परचेज करके ले आते हैं और उस एनिमल की डेथ हो जाती है किसी भी रीजन से, तो डेथ होने पे आपको कितने रुपए का लॉस हुआ ऐसे आप पता कर सकते हैं। और उसकी डेथ होने पे क्या एंट्री पास करेंगे, तो इस तरीके से आप उसकी एंट्री भी पास कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट कि किसी एनिमल के डेथ होने पे एक्चुअल में उसकी हम जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे। तो इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वाले ट्रांजैक्शन को देखते हैं कि उसे कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज्ड फर्नीचर वर्थ 20,000 एंड टूल्स वर्थ 5,000। आप यहां पे दो आइटम परचेज कर रहे हैं, एक फर्नीचर परचेज कर रहे हैं एंड सेकेंड आप टूल्स परचेज कर रहे हैं 5,000 का। तो फर्नीचर तो सभी लोगों को पता है कि फर्नीचर असेट होता है, रियल अकाउंट में आएगा। और रियल का रूल कहता है बिजनेस में आएगा तो डेबिट और बिजनेस के बाहर जाएगा तो क्रेडिट। यहां पर फर्नीचर यदि आप परचेज कर रहे हैं
तो सोचिए ये फर्नीचर बिजनेस में आएगा कि जाएगा, तो आंसर होगा आएगा, तो डेबिट होगा। इन हो रहा है तो मीन्स डेबिट होगा। कौन? फर्नीचर। और इसके साथ ही साथ आपने टूल्स भी परचेज किया है। तो अब हम बात कर लेते हैं ये टूल्स क्या होता है। तो टूल्स की अगर हम बात करें तो टूल्स मीन्स होता है बिजनेस में जितने भी मशीन यूज हो रहे हैं उन मशीनों को रिपेयर करने के लिए यूज किए जाने वाले छोटे छोटे इक्विपमेंट, जैसे रिंच हो गया, टेस्टर हो गया, पिलास हो गया, इन सब की अगर हम बात करें तो ये टूल्स के नाम से लिखे जाते हैं। तो बिजनेस में ये जो टूल्स है ये भी असेट ही होता है, वैसे छोटी वैल्यू की होते हैं इसलिए इनको एक कॉमन नाम टूल्स दे देते हैं, ये भी असेट होते हैं। कौन से अकाउंट में आएंगे? रियल अकाउंट में आएंगे। और रियल का रूल कहता है बिजनेस में आएगा तो डेबिट एंड जाएगा तो क्रेडिट। तो सोचिए आप असेट परचेज कर रहे हैं तो ये आएगा बिजनेस में और आएगा तो क्या किया जाएगा? डेबिट, क्योंकि इन हो रहा है। तो हमारा टूल्स क्या हो जाएगा? डेबिट। आपने दोनों ही आइटम परचेज किससे किया है कहीं बोला नहीं है। किस पर्सन से आपने ये परचेज किया कहीं ट्रांजैक्शन में बोला नहीं है, तो इसका मतलब आपने कैश में परचेज किया है। तो फिर कैश आपका कहीं न कहीं हिडन है। तो हम बोल सकते हैं कि फर्नीचर और टूल्स को परचेज करने में जो भी पेमेंट किया गया वो कैश से किया गया, मीन्स 20,000 प्लस 5,000 जोड़ के 25,000 से हमारा कैश कम हो जाएगा। पेमेंट करेंगे तो कैश आपके यहाँ से जाएगा और कैश भी आपका असेट में आता है, असेट रियल अकाउंट में आता है। रियल का रूल है इन होगा तो डेबिट और आउट होगा तो क्रेडिट। तो आपका कैश क्रेडिट कर दिया जाएगा 25,000 रुपीज से। तो ये हमारा रूल जैसा बोलता है वैसा ही कर भी दिया हमने। रूल्स की बात करें तो ये देखिए आपके सामने तीनों अकाउंट के रूल दिखाई दे रहे हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल है, रियल अकाउंट का रूल है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है। ये रूल आपको आता है तो अच्छी बात है, और यदि नहीं आता है तो इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि इसके बिना कोई भी ट्रांजैक्शन जर्नल में आप नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो ये रूल है जिस रूल से हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आइए अपने ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। हमारा ट्रांजैक्शन ये है। डेबिट कौन होगा? तो फर्नीचर और टूल्स होगा। तो जनरल एंट्री पास करते उन दोनों को डेबिट कर दीजिए। तो हमारी एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टूल्स अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट कर देंगे कैश को, टू कैश अकाउंट। क्योंकि ये दोनों असेट थी जो हमारे बिजनेस में आ रहा था तो दोनों डेबिट होगा, तो दोनों डेबिट हो गया 20,000 एंड 5,000 से, और इसके बदले में पैसा जा रहा है तो टू कैश हो गया 25,000 से। नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्नीचर एंड टूल्स परचेज्ड। आपने फर्नीचर एंड टूल्स परचेज किया, ये आपका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया। तो इस तरीके से किसी असेट को परचेज करने पे क्या एंट्री करेंगे वो आपने देख लिया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम अगले ट्रांजैक्शन को देखते हैं कि उसको कैसे पास किया जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, बहुत अच्छा है। कुछ टाइम के लिए तो समझ में ही नहीं आएगा कि एंट्री कैसे पास करना है, बट आराम से समझेंगे तो आपको इजी बिल्कुल लगेगा। क्या कह रहा है? तो बोला है परचेज्ड गुड्स। क्या परचेज कर रहे हैं? तो आंसर होगा गुड्स परचेज कर रहे हैं। कितने रुपए का? 1 लाख का। किससे? अजय से। अजय से 1 लाख का गुड्स परचेज किया जा रहा है। ये एक पार्ट हो गया आपका, ये आपका एक पार्ट हो गया। परचेज गुड्स फॉर ₹1 लाख फ्रॉम अजय। सेकेंड पार्ट कर रहा है एंड सप्लाइड
इट टू विजय फॉर 1,20,000 और इसी को सप्लाई कर दिया गया किसे, विजय को। ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। अब करा है आउट ऑफ दिस विजय रिटर्न गुड्स वर्थ 36,000 विच इज रिटर्न विच इन रिटर्न वाज रिटर्न टू अजय, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसको एक डायग्राम बनाइए और खुद को बना लीजिए बिजनेस। आप खुद क्या बन जाइए, बिजनेस बन जाइए। यहां बना दीजिए अजय और इधर बना दीजिए विजय। आप समझिएगा, सबसे पहले बोल रहा है परचेज गुड्स फॉर 1 लाख फ्रॉम अजय। तो आपने अजय से गुड्स परचेज किया है, तो पहली एंट्री परचेज की पास करेंगे। कितने रुपए में परचेज किया, तो 1 लाख में परचेज किया। फिर यही गुड्स आपने विजय को सप्लाई कर दिया, तो मतलब आपने सेल कर दिया। कितने रुपए में सेल कर दिया, तो 1,20,000 में आपने सेल कर दिया। तो दूसरी एंट्री सेल की पास करेंगे। अब आगे बता रहा है आउट ऑफ दिस विजय रिटर्न गुड्स वर्थ 36,000। ये जो विजय था इसने 36,000 का गुड्स आपको रिटर्न कर दिया। गुड्स रिटर्न कर दिया किसने, विजय ने। कितने रुपए का, 36,000 का। तो ये जो गुड्स रिटर्न किया जा रहा है इसको हम लोग बोलेंगे कि ये सेल्स रिटर्न है, क्योंकि आपने विजय को सेल किया है। जो सेल आपने विजय को किया था, विजय उसी में से आपको 36,000 का क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो तीसरी एंट्री सेल्स रिटर्न की हो गई। और जो 36,000 का आपके पास गुड्स आया उसको आपने किसे रिटर्न कर दिया, अजय को। तो जब आप अजय को रिटर्न कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अजय से परचेज किए होंगे, तभी तो उसे रिटर्न किए हैं। तो आपका जो रिटर्न हो रहा है वो परचेज रिटर्न है। आपने जो रिटर्न किया वो क्या है, परचेज रिटर्न है। तो हमारी जो चौथी एंट्री होगी वो परचेज रिटर्न से होगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि चौथी वाली एंट्री के लिए अमाउंट तो बताया ही नहीं। मोस्टली स्टूडेंट को लगेगा कि जो विजय ने 36,000 का गुड्स रिटर्न किया हमको, वही हमने उठा के उसको भी वापस कर दिया। बट ऐसा नहीं होगा। एंट्री 4 पास होगी, ये आपका क्लियर हो गया। इसके अमाउंट की केवल हमें बात करना है, क्योंकि परचेज वाली एंट्री 1 लाख से करेंगे, सेल्स वाली एंट्री 1,20,000 से करेंगे, सेल्स रिटर्न की एंट्री 36,000 से करेंगे। बट परचेज रिटर्न वाली एंट्री किस अमाउंट से करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन बनता है। और यही इस ट्रांजैक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। गारंटी है 90% स्टूडेंट गलत कर जाएंगे। तो फुल्ली कंसंट्रेट होके आसानी से समझिएगा, आसान जरूर लगेगा। सोचिए, अगर आपके मन में है कि जो 36,000 का विजय ने गुड्स रिटर्न किया हम वही उठा करके अजय को वापस कर देंगे, तो ऐसा तभी पॉसिबल होता जब आप जितने में खरीदे थे उतने में बेच भी दिए होते। मतलब 1 लाख में आपने अजय से परचेज किया था और विजय को 1 लाख में सेल भी कर दिए होते, तब इधर वाली पॉसिबिलिटी 100% सही रहती। लेकिन इधर से आप चेक करेंगे तो ऐसा संभव नहीं है। यहां आपने 1 लाख में परचेज किया और सेल 1,20,000 में कर दिया, तो इसका मतलब आपने प्रॉफिट जोड़ करके बेचा है। तो क्वेश्चन बनता है प्रॉफिट कितना है। तो सोचिए, 1 लाख के सामान को 1,20,000 रुपए में आप बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि 20,000 के प्रॉफिट पे सेल किया गया। 20,000 के प्रॉफिट पे सेल किया गया। अब अगर
1000 के प्रॉफिट पे सेल किया गया है, तो हम पूछें कितने परसेंट की प्रॉफिट पे सेल किया गया, तो उसका आंसर कैसे निकालेंगे? तो जब भी प्रॉफिट का परसेंटेज पूछेगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इनटू 100 कर लीजिए, तो आपको मालूम हो जाएगा कितने परसेंट के प्रॉफिट पे सेल किया गया। तो यहां देखिए प्रॉफिट 20,000 का है और कास्ट 1 लाख की थी, इनटू 100, 2 जीरो ऊपर नीचे से काटिए, 3 जीरो यहां से काट दीजिए, तो 20% के प्रॉफिट पे सेल किया गया। कितने परसेंट के प्रॉफिट पे? 20% के प्रॉफिट पे। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने 1 लाख का सामान 20% के प्रॉफिट पे सेल किया, मीन्स 1,20,000 में सेल किया, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं सेल का फार्मूला होता है सेल्स इज इक्वल टू कास्ट प्लस प्रॉफिट होता है, ठीक है, कास्ट प्लस प्रॉफिट होता है। तो आपने 1,20,000 में अगर सेल किया है तो उसमें कास्ट भी है प्रॉफिट भी है। कास्ट कितना है? तो 1 लाख, प्रॉफिट कितना है? 20,000। कितना परसेंट प्रॉफिट था वो फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने निकाल लिया। अब जो आपने सेल किया था उसी में से 36,000 का रिटर्न आ रहा है, उसी में से 36,000 का रिटर्न आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें 20% की प्रॉफिट इंक्लूड है, इसमें 20% की प्रॉफिट क्या है? इंक्लूड है कि नहीं? अब ये 20% की जो प्रॉफिट इस 36,000 में इंक्लूड है वही आपको हटा देना है, तो ये कास्ट पे आ जाएगा। कास्ट का मतलब जितने पीस से परचेज किए थे उतने में आ जाएगा। तो कितना इसमें प्रॉफिट है इंक्लूड वो देख लेते हैं। तो सोचिए 36,000 में प्रॉफिट कितना, यही चेक करना है। तो ध्यान रखिएगा फार्मूला आपको क्या बताया, सेल इक्वल टू कास्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट 20% है तो कास्ट 100% है, तो सेल कितना परसेंट है? 120% है, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। तो ये हमारी सेल्स वैल्यू से रिटर्न आ रहा है, तो हम बोलेंगे एक तरीके से सेल वैल्यू ही है। तो 36,000 कितना परसेंट है, सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो अगर ये सेल वैल्यू है तो इसका मतलब इसमें कास्ट है प्लस प्रॉफिट है। कास्ट 100 है, प्रॉफिट 20 है, मीन्स 120% है। तो डिवाइड आप 120% से कर दीजिए। 120 से डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू आएगी, और अगर आप 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20% की वैल्यू आ जाएगी, मीन्स 6,000। कितना? 6,000। कैसे यार देख लीजिए, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 1, 2 6 जा 6 और 6 6 जा 36, तो ये 6,000। तो हम बोलेंगे इस 36,000 में 6,000 क्या इंक्लूड है? प्रॉफिट। और वही 6,000 प्रॉफिट हटा दें तो 30,000 क्या आ जाएगा? कास्ट। तो हम बोलेंगे ये जो परचेज रिटर्न की एंट्री होगी वो 30,000 रुपीज से पास किया जाएगा। परचेज रिटर्न की एंट्री कितने रुपए से पास किया जाएगा? तो एंट्री हो जाएगा 30,000 रुपीज से पास किया जाएगा। तो इस तरीके से आप 4 एंट्री को पास करेंगे। पहला परचेज से, दूसरा सेल से, तीसरा सेल्स रिटर्न से, चौथा परचेज रिटर्न से। तो ये कॉन्सेप्ट अपने कॉपी पहले आप नोट कर लीजिए। फिर एंट्री तो एकदम आसान है, क्योंकि एंट्री में कोई दम नहीं है, तो एंट्री आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर सिर्फ परचेज रिटर्न की एंट्री बोलेगा तो सिर्फ परचेज रिटर्न की कर दीजिए, और कंप्लीट एंट्री बोला है तो पूरी एंट्री पास कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसको पहले आप नोट करिए, फिर हम लोग एंट्री देखते हैं कैसे करते हैं। अब देखिए, अगर मैंने बोला सिर्फ परचेज रिटर्न की एंट्री करना हो तो आपको सामान किसने नहीं दिया? तो आंसर होगा आपको विजय ने दिया। आपने किसको रिटर्न किया? अजय को किया। तो अजय रिसीवर होगा और विजय गिवर होगा, तो एक कॉमन एंट्री पास कर लेंगे। अजय को कर देंगे डेबिट, क्योंकि वो
रिसीवर है, देने वाला कौन है, विजय, तो विजय को कर देंगे क्रेडिट क्योंकि वो गिवर है, 30 एंड 30। बट ऐसे जब एंट्री आप पास करेंगे तो तुरंत गलती हो जाएगी क्योंकि विजय 30,000 का नहीं रिटर्न किया था, वो 36 का किया है, तो वो क्रेडिट 36 से होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम एंट्री कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सबकी पास करते हैं। तो पहले परचेज वाली एंट्री करिए। तो जब आप परचेज किए हैं तो 1 लाख का परचेज किए हैं किससे, अजय से, तो परचेज आपका एक्सपेंस होता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है एक्सपेंस को डेबिट कर दीजिए। तो एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख टू, किससे आपने परचेज किया है, तो आंसर होगा अजय से। ट्रांजैक्शन अपने ऊपर लीजिए और सोचिए अगर आप अजय से परचेज कर रहे हैं तो अजय रिसीवर है कि गिवर, तो आंसर होगा अजय गिवर है। और गिवर को क्या करते हैं, तो पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है रिसीवर होगा तो डेबिट एंड गिवर होगा तो क्रेडिट, ये हो जाएगा क्रेडिट 1 लाख से। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अजय। तो ये आपकी परचेज वाली एंट्री पास हो गया। आगे बोल रहा है एंड सप्लाइड इट टू विजय 1,20,000। 1,20,000 में विजय को सप्लाई कर दिया गया, मतलब आपने विजय को 1,20,000 रुपीज में सेल कर दिया। जब आप सेल करेंगे तो सेल की एंट्री पास करेंगे और एंट्री करेंगे विजय अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब आप सेल करेंगे तो विजय रिसीवर हो जाएगा और सेल करने पर आपका इनकम होता है, तो इनकम को हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो विजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,20,000 1,20,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू विजय एट 20% प्रॉफिट। ये आप लिख सकते हैं क्योंकि वर्किंग में आपने निकाला था कि जब विजय को सेल किया गया तो 20% के प्रॉफिट पे सेल किया गया। तो ये आपकी एंट्री सेल की हो गई। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, जो रिटर्न हुआ, तो विजय ने रिटर्न किया था तो सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करेंगे। तो सेल्स रिटर्न आपके इनकम को करता है कैंसिल, तो इनकम बनता है क्रेडिट से तो कैंसिल होगा डेबिट से। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू रिटर्न करने वाला विजय है, टू विजय अकाउंट हो जाएगा। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स रिटर्न बाय विजय, रिटर्न बाय विजय। विजय ने गुड्स कितने का रिटर्न किया, 36,000 का किया। किसको किया, तो आंसर होगा आपको किया, मीन्स हमको किया। और आप वही किसको वापस कर रहे हैं, अजय को, तो मीन्स अगली एंट्री किसकी होगी, परचेज रिटर्न की। तो फिर आप जिसे वापस किए उसको डेबिट कर दीजिए। तो आपने किसे वापस किया, अजय को, तो अजय रिसीवर होगा, तो पर्सनल अकाउंट में आएगा अजय। और पर्सनल का रूल कहता है रिसीवर को डेबिट, गिवर को क्रेडिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 30,000 30,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स रिटर्न टू अजय। तो इस तरीके से हमारी ये चारों एंट्री पास हो गई। अब आप कौन सी एंट्री पास करेंगे ये आप डिसाइड कर लीजिएगा। ऐसे अगर दिया है तो कोशिश करिए चारों एंट्री पास कर डालिए। ठीक है, तो कैसे एंट्री पास किया जाएगा, इसका जो डायग्राम आपको समझाया गया वो डायग्राम केवल आप अपने माइंड पे सेट कर लीजिए, तो फिर इस टाइप का ट्रांजैक्शन कभी भी रिकॉर्ड करने में आपसे गलती
नहीं होगा। तो इसको आप नोट करिए, काफ़ी अच्छा ट्रांजैक्शन है, कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, और इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन बनता है तो आप उस कन्फ्यूजन को पूछ लीजिएगा। देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले ट्रांजैक्शन को। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस ट्रांजैक्शन को नोट करने के बाद। तो पहले आप नोट करिए, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में देखेंगे तो कंप्यूटर परचेज किया जा रहा है, लेकिन कंप्यूटर परचेज करने के पर्पस अलग अलग हैं। पहले क्या बोला, परचेज 10 कंप्यूटर एट द रेट ऑफ 40,000 ईच। 40,000 का एक कंप्यूटर है फ्रॉम जेट कंप्यूटर्स। किससे परचेज किया गया? फ्रॉम जेट कंप्यूटर। आगे पर्पज मेंशन है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉर स्टॉक, ये स्टॉक के पर्पज से परचेज किया गया। और दूसरा क्या बोल रहा है, परचेज्ड 2 कंप्यूटर फॉर 30,000 ईच फ्रॉम जेट कंप्यूटर। खरीदने वाले, जिससे खरीदा गया वो एक ही व्यक्ति है, और ये किस पर्पज से है? फॉर बिजनेस यूज। ये 2 लाइन, ये 2 वर्ड आपके लास्ट के सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी पर आपके पूरी जर्नल एंट्री बेस्ड होगा। तो सोचिए, आप कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं। कंप्यूटर असेट होता है, लेकिन आपको बताया गया है कि आप यदि कंप्यूटर बिजनेस करने के पर्पज से परचेज कर रहे हैं, मतलब कंप्यूटर का ही बिजनेस कर रहे हैं, तो वो आपका गुड्स कहलाता है। और गुड्स को हम लोग दूसरी भाषा में स्टॉक भी बोलते हैं। तो कभी भी आप अगर कोई चीज परचेज करें और अपने स्टॉक को मेंटेन करने के लिए परचेज करें, तो हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि आप गुड्स ही परचेज कर रहे हैं, है ना? समझिएगा, कहने का मतलब है कि आप जिस भी चीज का बिजनेस कर रहे हैं, अगर वही आप परचेज करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? तो आंसर होगा वो गुड्स कहलाता है। और गुड्स जो भी आप परचेज करके लाते हैं वो कहीं न कहीं आपके बिजनेस के स्टॉक को मेंटेन करता है, मतलब उसी को हम लोग दूसरे नाम से स्टॉक भी बोलते हैं। तो आप कुछ भी परचेज कर रहे हैं और उसके परचेज करने की वजह से आपका गुड्स बने या स्टॉक बने, तो हम बोल सकते हैं कि हम उसी का ही बिजनेस कर रहे हैं। हम उसी का ही बिजनेस कर रहे हैं। मतलब ये जो ट्रांजैक्शन आप करने जा रहे हैं, इसको जब आप अपने ऊपर लेंगे तो आप कंप्यूटर खरीद रहे हैं, तो मीन्स आपका कंप्यूटर का ही बिजनेस है। बट कुछ कंप्यूटर स्टॉक के लिए परचेज कर रहे हैं और कुछ कंप्यूटर बिजनेस में यूज किया जाएगा। जो स्टॉक बनाने के लिए कंप्यूटर खरीद रहे हैं वो क्या है? इनडायरेक्टली बोल सकते हैं वो गुड्स है। वो क्या है? तो आंसर होगा गुड्स है। लेकिन जो बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदा जा रहा है वो गुड्स नहीं होगा, वो बिजनेस की एसेट हो जाएगा। वो बिजनेस का क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा, क्योंकि जो बिजनेस में यूज किया जाएगा उसको हम बेचेंगे नहीं। बट जो स्टॉक के लिए खरीद के ले आ रहे हैं वो सेल करने के पर्पज से ला रहे हैं। तो रीसेल के पर्पज से जो परचेज किया जाता है वो गुड्स होता है, मीन्स वही स्टॉक बनता है, और जो बिजनेस में यूज होता है वो एसेट होता है। तो यहां पे जो 10 कंप्यूटर परचेज किया गया जेड कंप्यूटर से, वो स्टॉक के लिए परचेज किया गया, फॉर स्टॉक। तो फॉर स्टॉक मतलब कि ये कंप्यूटर क्या हो गया? गुड्स हो गया। तो ऊपर का 10 कंप्यूटर गुड्स है, और नीचे जो बोल रहा है 2 कंप्यूटर परचेज किया गया, वो बिजनेस पर्पस के लिए परचेज किया जा रहा है, बिजनेस यूज के लिए। तो नीचे वाला जो 2 कंप्यूटर है वो एसेट है। बस इतना ही आपको इस ट्रांजैक्शन की बारीकी समझना था। अगर ये आप समझ गए तो फिर ये ट्रांजैक्शन बहुत इजीली आप रिकॉर्ड कर ले जाएंगे। क्लियर हो गया? तो इतना पहले आप अपने कॉपी में लिख के अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम अब आगे एंट्री की बात करते हैं कि एंट्री कैसे पास करेंगे। तो सोचिएगा, 10 कंप्यूटर परचेज किए जा रहे हैं, 10 कंप्यूटर परचेज किया जा रहा है,
और एक कंप्यूटर 40,000 का है, तो मतलब आप 4 लाख रुपीज़ का कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं। और पहला वाला जो कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं वो फॉर स्टॉक परचेज कर रहे हैं, तो मतलब इसको रिकॉर्ड परचेज के नाम से लिखा जाएगा। इसको हम लोग परचेज के नाम से लिखेंगे। दूसरा, आप जो कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं वो 2 कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं, और वो कितने का है? 30,000 का एक है। तो मीन 60,000 रुपीज का परचेज कर रहे हैं, और ये बिजनेस यूज के लिए परचेज कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? असेट होगा। ये क्या होगा? असेट होगा। तो अगर हम परचेज की बात करें कि कौन से अकाउंट में आता है, तो आंसर होगा ये नॉमिनल अकाउंट में आता है, क्योंकि जब कभी भी गुड्स परचेज किया जाता है तो वो एक्सपेंस होता है, और अगर ये एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है एक्सपेंस को डेबिट कर दीजिए, तो मतलब हमारा परचेज डेबिट हो जाएगा। असेट कौन से अकाउंट में आता है? तो रियल अकाउंट में आता है। रियल का रूल है बिजनेस में असेट आएगा तो डेबिट, और बिजनेस से बाहर अगर असेट जाएगा तो क्रेडिट। सोचिए आप कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं, कंप्यूटर बिजनेस में आएगा कि जाएगा? तो आंसर होगा आएगा, और आएगा तो क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। तो इन होने पे ये क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। डेबिट किसको करना है यहाँ पे? तो आंसर होगा कंप्यूटर को डेबिट करना है। तो आप 4 लाख से परचेज को डेबिट करेंगे एंड 60,000 से कंप्यूटर को डेबिट करेंगे। क्वेश्चन बनता क्रेडिट किसको करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, आपने परचेज किससे किया? तो आंसर होगा जेट कंप्यूटर से। जेट कंप्यूटर से परचेज कर रहे हैं, क्या आपने पेमेंट किया? कहीं कुछ मेंशन है कि पेमेंट किया गया कि नहीं किया गया? तो नहीं मेंशन है, और अगर नहीं मेंशन है तो इसका मतलब क्रेडिट में परचेज किया गया। और जब कभी भी क्रेडिट में परचेज किया जाता है तो उस पर्सन को हम लोग पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि पर्सन का नाम एंड आर्टिफिशियल पर्सन का नाम पर्सनल अकाउंट में आता है, और पर्सनल का रूल होता है रिसीवर को डेबिट, गिवर को क्रेडिट। ट्रांजैक्शन अपने ऊपर लीजिए और सोचिए, आप जेड कंप्यूटर से अगर परचेज कर रहे हैं तो जेड कंप्यूटर रिसीवर है कि गिवर है? तो आंसर होगा वो गिवर है। और अगर वो गिवर है तो क्या किया जाएगा? तो उसका आंसर होगा कि वो क्रेडिट किया जाएगा। तो फिर जेड कंप्यूटर क्रेडिट किया जाएगा कितने रुपए से? तो टोटल 4,60,000 रुपीज से, क्योंकि जो बिजनेस यूज के लिए कंप्यूटर खरीदा गया उसका भी पैसा नहीं पे किए हैं, जो स्टॉक के पर्पज से परचेज किया गया उसका भी पैसा नहीं पे किए हैं। तो मतलब टोटल आप 4,60,000 का उसके यहाँ से कंप्यूटर परचेज करते हैं और किसी का पेमेंट नहीं करते हैं, तो ये पूरे का पूरा अमाउंट से क्रेडिट किया जाएगा। तो एंट्री क्या पास कर देंगे? तो जनरल एंट्री पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपीज से, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 60,000 से, और जिससे परचेज आपने किया उसका नाम, तो टू जेट कंप्यूटर्स। पूरा 4,60,000 से। नरेशन हो जाएगा, बीइंग 10 computers purchased for stock and 2 computer purchased for business use। ये आपका नरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी एंट्री पास हो जाएगी। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वाले ट्रांजैक्शन को देखते हैं।
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, इसकी बात करते हैं। तो बोल रहा है रिटर्न वन कंप्यूटर फ्रॉम स्टॉक एंड अनदर फ्रॉम बिजनेस यूज टू जेट कंप्यूटर। अब सोचिए आप एक एक कंप्यूटर वापस कर रहे हैं, एक कंप्यूटर वापस कर रहे हैं जो बिजनेस के यूज के लिए लाया गया था उसमें से, और एक कंप्यूटर वापस कर रहे हैं जो स्टॉक मेंटेन करने के लिए परचेज करके लाया गया था उसमें से। रिटर्न किसको कर रहे हैं, तो जेट कंप्यूटर को कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि जेट कंप्यूटर कौन से अकाउंट में आएगा, तो आंसर होगा पर्सनल। पर्सनल का रूल कहता है रिसीवर होगा तो डेबिट एंड गिवर होगा तो क्रेडिट। सोचिए आपने जेट कंप्यूटर को रिटर्न किया, ट्रांजैक्शन अपने ऊपर लीजिए। सोचिए आप कंप्यूटर रिटर्न कर रहे हैं जेट कंप्यूटर को, तो जेट कंप्यूटर रिसीवर होगा कि गिवर, तो आंसर होगा रिसीवर होगा। और रिसीवर क्या किया जाता है, तो पर्सनल का रूल कहता है रिसीवर होगा तो डेबिट करिए, तो जेट कंप्यूटर डेबिट होगा। अब आपने जो बिजनेस यूज से रिटर्न किया वो तो असेट, क्योंकि बिजनेस यूज के लिए जो आपने कंप्यूटर खरीदा था जस्ट अभी आपको बताया गया वो क्या होता है, असेट। कौन से अकाउंट में आएगा, रियल में। असेट आपकी बाहर जा रही है तो कंप्यूटर आपका क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन बनता है कितने रुपए से, तो बिजनेस यूज के लिए जो कंप्यूटर आपने खरीदा था वो 30,000 का एक था, तो मतलब आप 30,000 से कंप्यूटर को क्रेडिट करेंगे, है ना। और जो स्टॉक के पर्पज से कंप्यूटर खरीदा गया था वो आपके स्टॉक को कम करेगा, तो उसको परचेज रिटर्न के नाम से लिखा जाएगा। वो परचेज रिटर्न के नाम से लिखा जाएगा, वो भी क्रेडिट करके, क्योंकि जब आप परचेज करते हैं तो आपका एक्सपेंस होता है, और वही चीज जब आप रिटर्न कर देते हैं तो आपका एक्सपेंस कैंसिल हो जाता है। एक्सपेंस बनता डेबिट साइड से है और कैंसिल क्रेडिट साइड से होता है, तो इसलिए आप क्रेडिट कर देंगे परचेज रिटर्न को। क्वेश्चन बनता है कितने अमाउंट से, तो आप जरा पिछले वाले ट्रांजैक्शन में जाके देखिए, जो स्टॉक मेंटेन करने के पर्पज से आपने कंप्यूटर परचेज किया था उस एक कंप्यूटर की वैल्यू कितनी थी, तो आंसर होगा एक कंप्यूटर की वैल्यू 40,000 था। तो आप एक कंप्यूटर रिटर्न भी कर रहे हैं तो वो रिकॉर्ड होगा कितने से, 40,000 से। तो क्रेडिट परचेज रिटर्न के रूप में होगा 40,000 से, कंप्यूटर क्रेडिट होगा 30,000 से, एंड टोटल जेड कंप्यूटर को डेबिट कर देंगे 70,000 से। तो एंट्री पास करते समय जेट कंप्यूटर को डेबिट कर देंगे, जेट कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट पूरे 70,000 से, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू परचेज रिटर्न अकाउंट 40,000 से, टू कंप्यूटर्स अकाउंट 30,000 से। नरेशन हो जाएगा बीइंग वन कंप्यूटर रिटर्न फ्रॉम आउट ऑफ स्टॉक से वापस किया गया, एंड वन कंप्यूटर रिटर्न फ्रॉम बिजनेस यूज। तो इस तरीके से आपकी कंप्यूटर रिटर्न करने वाली एंट्री पास हो गई। क्लियर है, तो इसको आप लोग नोट करिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वाले ट्रांजैक्शन को देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा क्या है। देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज एंड आयरन सेफ फॉर बिजनेस। जब कभी भी बिजनेस के लिए कोई भी सामान खरीदा जाए तो तुरंत आप उसकी लाइफ पे मूव कर जाया करिए। उसकी लाइफ अगर 12 मंथ से ज़्यादा है तो असेट बनाइए, एंड 12 मंथ से कम है तो एक्सपेंस बनाइए, और उसी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं तो फिर गुड्स बना दीजिए। ठीक है,
आयरन सेफ परचेज किया जा रहा है कितने रुपए का, 1 लाख का। एंड पेमेंट मेड बाय चेक, चेक्स अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपका कैश न कम होकर के बैंक का बैलेंस कम होगा, तो ये क्रेडिट किया जाएगा, तो बैंक क्रेडिट किया जाएगा, ये तो पता चल गया। डेबिट किसको करना है, आयरन सेफ बिजनेस के लिए परचेज कर रहे हैं। आयरन सेफ हो चाहे कंप्यूटर हो चाहे कुछ भी हो, जितनी भी चीज़ों को आप परचेज करके लाते हैं और ऑफिस में रखते हैं, मीन्स ऑफिस में यूज किया जाता है, उन सब का हम अलग अलग नाम न लिख के ऑफिस इक्विपमेंट लिखते हैं। तो ये आयरन सेफ ऑफिस में ही यूज होता है, इसलिए हम लोग ऑफिस इक्विपमेंट का नाम लिखेंगे, ना कि आयरन सेफ का नाम लिखेंगे। तो हमारे ऑफिस का जो भी इक्विपमेंट है वो बढ़ जाएगा। जब भी आप आयरन सेफ ऑफिस में लेके आएंगे तो पहले से जितना ऑफिस में असेट था वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस इसके आने से अब बढ़ जाएगा। तो ऑफिस इक्विपमेंट इंक्रीज होगा, मीन्स इन होगा। असेट है, रियल अकाउंट में आता है, और रियल का रूल कहता है उसको क्या करते हैं, तो आंसर होगा डेबिट, तो हम डेबिट कर देंगे। तो एंट्री पास करेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 1 लाख 1 लाख। नरेशन हो जाएगा बीइंग ऑफिस बीइंग आयरन सेफ, आयरन सेफ परचेज्ड फॉर बिजनेस। इस तरीके से हमारा ये भी ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री में कैसे रिकॉर्ड होगा, इसको आप लोग देख लिए, तो इसको भी नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं कि वो कैसे पास किया जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, और कह सकते हैं कि नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के साथ साथ ये हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन भी होगा, ये लास्ट ट्रांजैक्शन भी होगा परचेज से रिलेटेड एंट्री पास करने का। तो क्या बोला, परचेज फाइलिंग कैबिनेट फॉर ऑफिस यूज। अभी अभी आपको बताया गया कि जितनी भी चीज़ें ऑफिस यूज के लिए परचेज की जाएंगी उनका नाम नहीं लिखना है, बल्कि उसकी जगह पे ऑफिस इक्विपमेंट लिखना है। तो यहाँ पर भी ऑफिस इक्विपमेंट ही यूज होगा, तो ऑफिस इक्विपमेंट को आप डेबिट कर देंगे कितने रुपए से, 40,000 से। और इस ऑफिस इक्विपमेंट को परचेज करने पे आपने 200 का कॉटेज भी पे किया है। आपको बताया गया कि किसी गुड्स के परचेज करने पे अगर आप कोई एक्सपेंस करते हैं तो वो एक्सपेंस का नाम सेपरेट लिखा जाता है, वो गुड्स की वैल्यू में नहीं ऐड होता है। बट किसी असेट के परचेज करने पर अगर आप कुछ एक्सपेंस करते हैं तो वो असेट की कास्ट हो जाती है। तो ऐसे केस में हमारा ये ऑफिस इक्विपमेंट 40,000 से न रिकॉर्ड करके 40,200 से रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ऑफिस इक्विपमेंट हो जाएगा 40,200 एंड 2। कहीं पर नहीं बताया कि पेमेंट कैसे किया गया, तो आंसर होगा कैश में किया गया। तो टू कैश अकाउंट 40,200। नरेशन हो जाएगा बीइंग, क्या परचेज किए हैं, तो फाइलिंग कैबिनेट फॉर ऑफिस यूज, फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे परचेज से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है उनकी जर्नल एंट्री पास कर दिए। तो परचेज से रिलेटेड जर्नल एंट्री जितने भी थे वो सब आपको करा दिए गए, आप उसे नोट कर लें। लास्ट वाले में थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि जो आयरन से परचेज हुआ था वो किस पर्पज़ के लिए परचेज किया गया था, मेंशन है या नहीं। तो बोला परचेज आयरन से फॉर बिजनेस, बिजनेस बोला बट ऑफिस मेंशन नहीं किया है ना। तो ध्यान रखिएगा, ऑफिस अगर लिख देता है तो ऑफिस इक्विपमेंट लिखिएगा,
बट ऑफिस नहीं लिखता है तो फिर उसका नाम रिकॉर्ड करिएगा। तो जो एंट्री आपने ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट करके किया था वहां आप आयरन सेफ लिख लीजिए, आयरन सेफ डेबिट टू बैंक लिखिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बोला है फॉर बिजनेस, तो बिजनेस के पर्पज से खरीदा है, तो ये नहीं पता है कि वो ऑफिस में यूज होगा कि कहाँ होगा, तो इसका मतलब वो नहीं मेंशन किया कि कहाँ यूज होगा, तब उसका नाम लिखिए। बट ऑफिस यूज लिख दे, जैसे इसमें आपने देखा कि यहाँ पे फाइलिंग कैबिनेट परचेज किया गया, वो भी ऑफिस के लिए, तो इसलिए हम यहाँ पर फाइलिंग कैबिनेट का नाम न लिख करके ऑफिस इक्विपमेंट यूज किया, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी एंट्री पास परचेज से रिलेटेड आज खत्म होती है। पार्ट 1 से लेके 5 के बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन आपको बताए गए 35, 36, 35, 36 के नियर अबाउट ट्रांजेक्शन टोटल आपके थे, इससे बाहर परचेज से रिलेटेड एक भी ट्रांजेक्शन आपको मिलेंगे नहीं क्लास 11th में। तो नोट करके अच्छे से समझ के रखिएगा, कोई भी कंफ्यूजन होगा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, कॉल करके आप अपने डाउट को क्लियर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे साथ अगर पेड बैच के रूप में जुड़ना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, विजियो करियर पॉइंट का एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और अपने कोर्स को सेलेक्ट करके परचेज करके आप हमारे साथ पेड बैच के रूप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए इसको आप सभी लोग नोट करें। बाकी हम लोग आगे के क्लास में क्या डिस्कस करेंगे उसकी एक छोटी सी समरी आप देख लें कि आगे के ट्रांजेक्शन्स जो हम करने वाले हैं अब वो सेल्स से रिलेटेड करेंगे, मतलब परचेज से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन आपके खत्म हो गए। तो परचेज और बिजनेस स्टार्टेड से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनका सारा कॉन्सेप्ट खत्म, सभी का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप नहीं देखे हैं तो स्टेप बाय स्टेप जा करके देख लीजिए। फिर हम लोग सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन की एंट्री कैसे पास करेंगे इसका डिस्कशन आगे की क्लासेस में देखेंगे। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए जितना अभी तक पढ़ाया गया। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, सेल्स से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है उनकी कैसे एंट्री पास की जाएगी जनरल में वो देखेंगे। नोट कर